हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन पांडे। आज आप लोगों की एक नई टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है घनीय एक एक सेल का विश्लेषण। घनीय एक एक सेल का विश्लेषण का मतलब होता है कि किसी घनीय एक एक सेल की कितनी सारे गुण होते हैं। गुण में आप पढ़ोगे कि उसमें किसी भी घनीय एक एक सेल में कितने अवयवी परमाणु उपस्थित होते हैं, उसकी परमाणु त्रिज्या कैसे नापी जाती है, उसके कोर की लंबाई कैसे मापी जाती है, किसी घनी एक एक सेल में उपस्थित उप सहसंयोजी संख्या को कैसे मापते हैं, है ना। घनी कोई भी घनीय क्रिस्टल संरचना, उसका घनत्व कैसे मापा जाता है। अगर कोई एक एक सेल है तो उसकी बीमाएं कैसे निकाली जाती है। तो ये सभी प्रॉपर्टी जो आती हैं वो घनीय एक एक सेल के विश्लेषण में आती हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। घनीय एक एक सेल के विश्लेषण में जो हमारी पहली टॉपिक है, जिसको हम लोग कहते हैं एकल कोष्ठिका में अवयवी परमाणुओं की संख्या। तो आज हम लोग शुरू करेंगे। हमारी जो पढ़ाई शुरू होगी वो एकक कोष्ठिका में अवयवी परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करेगी। तो इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये जो एकक कोष्ठिका होती है, उस एकक कोष्ठिका अनेक प्रकार की होती है, और अनेक प्रकार होने के साथ साथ एक किसी भी एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल, इसको कहते हो, इंग्लिश में कहते हो आप लोग यूनिट सेल। तो किसी भी यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका में जो अवयवी परमाणु की जो स्थिति होती है वो भी भिन्न भिन्न होती है, और भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण इनका उस अवयव में हिस्सा, यानी आप कह सकते हो कि अवयवी परमाणुओं का किसी भी क्रिस्टल संरचना में या किसी भी यूनिट एक एक सेल में इसके जो अवयवी अंश होते हैं, या आप कह सकते हो उनका जो भाग होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो कुछ सिद्धांतिक रूप से हम मापे हैं ब्रेविस जालक के द्वारा, या विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत दिया, और हम लोगों ने भी उसके विश्लेषण प्रयोगात्मक, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरी तरह से एनिमेशंस के द्वारा भी बताया चूंकि कितना अंश पड़ता है। तो उसी चीज को लेके हम आज आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं कि किसी एकल कोष्ठिका में अवयवी परमाणुओं की संख्या क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ सिद्धांत को पढ़ लेते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई भी अवयवी परमाणु, है ना, मैं यहां लिखता हूं अवयवी परमाणु, अवयवी परमाणु, है ना, या अवयवी कण भी आप कह सकते हो। तो यहां पे अवयवी परमाणु की बात हो गई या अवयवी कण की बात हो गई। तो यहां पे मैंने लिखा अवयवी परमाणु, है ना, और कितना अंश होता है। अंश का मतलब कह सकते हो कितना हिस्सा होता है। अगर अवयवी परमाणुओं की संख्या, अगर हमारे अवयवी परमाणुओं की संख्या कोने पर है, कोने पर है, तो इसका जो अंश पड़ता है वो 1/8 पड़ता है। कितना पड़ता है? 1/8 पड़ता है। दूसरी चीज, अगर कहीं फलक के मध्य में है, फलक के मध्य, अगर फलक के मध्य है तो इसका जो भाग होता है वो 1/2 होता है। जैसे मैंने बताया, अगर कोनों पे पाई जाएगी, कोनों पे पाए जाने का मतलब क्या हुआ, अभी देख मैं एक क्रिस्टल बना दे रहा हूं यहां पे, और तब समझने की कोशिश करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर यहां पे है स्थिति, इस जगह पे स्थितियां हैं, तो इसको हम कोना कहते हैं। अगर कोने पे स्थिति है तो उसकी मात्रा जो होती है वो 1/8 होती है, यानी इसका कोने पे जो पाए जाने वाला क्रिस्टल होता है उसका 1/8 ही एक यूनिट क्रिस्टल में होता है। कितना होता है? 1/8 ही। वहीं दूसरी तरफ अगर फलक के मध्य पाया जा रहा है, यानी ये फलक है, देख रहे हैं ना आप, और अगर इसके ठीक बीचों बीच पाया जा रहा है तो 1/2 होगा। मतलब दो क्रिस्टल जालक मान लो साथ साथ लगे हुए हैं, एक एक सेल दोनों साथ साथ लगे हुए हैं, और ठीक बीचों बीच पाया जा रहा है, तो आधा एक क्रिस्टल जालक में होगा, आधा एक क्रिस्टल जालक में होगा। तो इसी के कारण हम इसको कहते हैं 1/2 अंश एक क्रिस्टल जालक में होगा, और 1/2 जो भाग होगा वो दूसरे क्रिस्टल जालक में होगा। अगर कोई अवयवी परमाणु ठीक बीचों बीच पाया जा रहा है ना, यानी किसी फलक में न पा जाके वो फलक के चार द्वारा घेरे गए जो भाग होते हैं, यानी आप देख रहे हो ना 6 फलक होते हैं, 6 फलक घेर के जो अंदर का भाग बनाते हैं, उस अंदर वाली भाग में अगर कोई परमाणु पाया जा रहा है, जिसको आप कह सकते हो अंतः केंद्र कह सकते हो। क्या कहोगे? अंतः केंद्र में। अगर अंतः केंद्र में कोई पाया जा रहा है
तो अंतः केंद्र में पाया जाएगा तो उसका जो अंश होता है वो संपूर्ण क्रिस्टल बिंदु या संपूर्ण अवयवी परमाणु उस एकक कोष्ठिका में पाया जाएगा। तो मैंने बताया अगर कोने पे पाया जा रहा है तो इस एकक सेल में इस क्रिस्टल जालक का 1/8 मात्रा, अगर फलक के मध्य में पाया जा रहा है तो कितनी मात्रा, 1/2 मात्रा, अगर अंतः केंद्र में पाया जा रहा है तो संपूर्ण क्रिस्टल जालक उस अवयवी परमाणु को चारों तरफ से घेरे रहेगा और इसी के कारण आप कह सकते हो वो अवयवी परमाणु पूरी तरह से यानी पूरा का पूरा हिस्सा उस एकक कोष्ठिका के अंदर विद्यमान रहेगा। तो ये बड़ी अहम बातें हैं और इसी अहम बात को लेके हम साथ में चलते हैं, तभी हमें पता होगा कि कैसे कैसे क्या चीजें कैसे हम क्लियर करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला हो गया, पहला हम जिस यूनिट के बारे में, क्रिस्टल यूनिट के बारे में बात करने जा रहे हैं उसको हम कैसे कहते हैं, साधारण या अर्धघनीय एकक सेल। तो हमने आपको बताया साधारण या अर्धघनीय एकल कोष्ठिका। तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि साधारण या अर्धघनीय एकल कोष्ठिका में कितने अवयवी परमाणु होते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी संरचना बनानी होगी। इसकी संरचना क्या होगी, मैंने पहले भी कहा था आप लोगों से कि बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और खूब अच्छा अच्छा क्रिस्टल बनाते रहिए। जितना ही साफ सुथरा क्रिस्टल बनाएंगे उतने ही संरचना अच्छी बनेगी। क्योंकि मेरे हाथ से तो अच्छा बन नहीं पा रहा है ना, लेकिन आप इससे भी अच्छा बनाइएगा। तो साधारण अर्ध या घनी एकल कोष्ठिका में क्या होती है, इसका ये नेचर होता है। जब आप साधारण एकल कोष्ठिका को डिफाइन करते हैं ब्रेविस जालक में, तो आपको बताया गया था कि प्रत्येक कोनों पर एक जालक बिंदु पाया जाता है। प्रत्येक कोनों पर क्या पाया जाता है, एक जालक बिंदु पाया जाता है। सो प्रत्येक कोने पे जो इसमें एक जालक बिंदु पाया जाता है, तो जब आप इस तरह से इसकी संरचना को देखोगे तो इसके प्रत्येक कोने पे क्या होगा, एक एक जालक बिंदु होगा। अब इसमें अवयवी परमाणु को जब आप गिनोगे तो आप देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 जालक बिंदु है। जालक बिंदु की संख्या कितनी है, 8 है ना। तो अब देखो मैंने कहा क्या कि अगर अवयवी परमाणु कोने पर है, अवयवी परमाणु कहां है, कोने पे है, तो अगर अवयवी परमाणु कोने पे हैं तो इनका अंश कितना होगा, 1/8 होगा। अगर अवयवी परमाणु हमारे कोने पे विद्यमान है तो इनका अंश कितना होगा, 1/8 होगा। तो जब 1/8 अंश इनका होगा तो आप देख रहे हो 1/8, तो टोटल जालक बिंदुओं की संख्या कितनी है, 8 है। तो 8 गुणे 1/8 हो गया, 8 गुणे 1/8। अब देखो कट गया, तो जालक बिंदुओं की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। यानी आप कहोगे कि साधारण या अर्धघनी सेल में, साधारण या अर्धघनी सेल में क्रिस्टल जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। क्रिस्टल जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। आ गया समझ में। चलो एक बार मैं फिर से इसको कवर हम लोग करते हैं। आपने देखा कि साधारण या अर्धघनी एकक कोष्ठिका में क्या हुआ कि सभी कोनों पर एक एक क्रिस्टल जालक पाया जाता है। अब सभी कोनों पे एक एक क्रिस्टल जालक पाया जाएगा तो क्रिस्टल जालक की संख्या कितनी हुई, 8 हुई। और इनका अंश ये कितने भाग, अगर ये पाए जा रहे हैं तो कितने भाग में ये पाए जा रहे हैं, 1/8 के भाग में पाए जा रहे हैं। तो जब 1/8 के भाग में पाए जाएंगे तो इनकी मात्रा कितनी होगी, 8 गुणे 1/2 इक्वल टू 1। यानी अगर साधारण या अर्धघनी एकल कोष्ठिका है तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है ना। तो चलिए दूसरे की बात करते हैं। दूसरे को हम कहते हैं अंतः केंद्रीय घनी एकल कोष्ठिका। क्या कहते हैं, अंतः केंद्रीय अब देखिए अंतः केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका की बात क्या हुई, अंतः घनी एकक कोष्ठिका का मतलब हो गया कि एक कोई ऐसा क्रिस्टल है या एक कोई ऐसा एक एक सेल है जिसके प्रत्येक कोने पर, जिसके
प्रत्येक कोने पर एक एक जालक बिंदु उपस्थित है। देख रहे हैं ना, प्रत्येक कोने पर एक एक जालक बिंदु उपस्थित है। इस प्रत्येक कोने पर एक एक जालक बिंदु के उपस्थित होने के साथ साथ पूरे घन के ठीक बीचों बीच, यानी आप देख रहे हो ना, छह फलक से घिरे भाग के ठीक बीचों बीच एक जालक बिंदु है। अब इसमें जब आप अवयवी परमाणुओं की संख्या निकालेंगे तो इसमें क्या होगा कि 8 जो है वो तो कोने वाले, यानी 8 कोने वाले है ना, और प्लस क्या, अंतः वाला या अंतः केंद्र वाला, ठीक है ना। तो 8 कोने वाले, जब आप कहोगे 8 कोने वाले तो 8 गुणे 1/8 हो गया, है कि नहीं। और अंतः केंद्र वाला क्या हुआ, 1 हुआ कि नहीं। तो इस तरह अब देखो 8 कोने पे जो पाए जा रहे थे उनका 1 भाग होता है, आपने पहले वाले में लगा कैलकुलेशन किया है, और एक ये कितना हो गया, 2। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो यहां पे क्या होता है कि अंतः केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका वाला अगर कोई एकक सेल है तो उसमें अवयवी परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। फिर से एक बार देख लो, मैंने आपको बताया कि अगर अंतः केंद्रीय घनी एकक सेल है तो क्या होगा, प्रत्येक कोनों पर एक एक क्रिस्टल जालक होगा। प्रत्येक कोनों पे एक एक क्रिस्टल जालक के साथ में क्या होगा कि जो 6 फलक के द्वारा घेरा गया भाग है, अंदर वाला भाग, उस पे भी, उसके अंदर भी एक जालक बिंदु होगा। अगर इन सबकी मात्रा का कैलकुलेशन करते हैं तो 8 जालक बिंदु जो कोने वाले हैं उसका 1/8 होगा, और अंतः केंद्र में जो पाया जा रहा है उसका कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से अगर हम सबकी मात्रा को जोड़ते हैं तो 8 गुणे 8 हो गया, अरे भाई 8 गुणे 1/8 हुआ, उसकी मात्रा 1 हो गई, और एक जो अंतः केंद्र में पाया जा रहा है वो 1, तो 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह हो गया अंतः केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका में अगर कोई इस तरह का कोई एकक कोष्ठिका है तो उसमें अवयवी परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। और तीसरे प्रकार की एकक कोष्ठिका जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फलक केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका। तो फलक केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो फलक केंद्रीय एकक घनी कोष्ठिका में आप लोग संरचना बनाओगे तो इसकी भी डिफिनीशन क्लियर हो जाएगी, इसके बारे में भी नॉलेज हो जाएगा आप लोगों को कि क्या क्या इसकी गुण होते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, चलिए देखा जाए। तो इसकी प्रॉपर्टीज होती है क्या, खूब प्रैक्टिस करिए आप लोग भी ताकि सुंदर सुंदर क्रिस्टल बनाने आ जाए। अभी तो आगे इतनी बार आएगा कि आप लोग खुद चकरा जाएगा दिमाग, है ना। तो फलक केंद्रीय घनी एकल कोष्ठिका में क्या होती है कि प्रत्येक कोनों पर तो एक एक जालक बिंदु होगा ही, है ना। प्रत्येक कोनों पर एक एक जालक बिंदु होगा। प्रत्येक कोनों के जालक बिंदु के साथ साथ जो फलक हैं, देख रहे हैं ऊपर वाली फलक, इसके बीच में होगा। यहां पे देखो ये 4 मिलके एक फलक बना रहे हैं तो इसके बीच में होगा। पीछे वाले पे देखो इसके ठीक मध्य में होगा। ये बगल वाला जो देख रहे हैं आप चारों मिलके, इसके मध्य हो गया। यहाँ एक है, इसके मध्य में होगा। यहाँ पे देख रहे हो ना, इसके मध्य में होगा। तो इस तरह से इसके पास भी जालक बिंदुओं की संख्या हो जाती है। तो आप कहोगे कि इसके कोनों पर, यानी 8 कहां होंगे, कोनों पे होंगे, यानी 8 जालक बिंदु कोनों पर, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप देखो गिनो इसको, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कहां होंगे, फलक में, 6 फलक में या 6 फलक पर। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है ना कि जो हमारे 8 कोनों पे होते हैं उनका जो अंश होता है वो 8 होता है, 1/8 होता है, और जो फलक में होते हैं उनका कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहां पे मैं करता हूं कैलकुलेशन, यानी 8 गुणे 1/8 प्लस 6 गुणे 1/2,
इसका कैलकुलेशन जो हुआ वो 1 हो गया, इसका जो कैलकुलेशन हुआ 3 हो गया, और इस तरह से इसमें जालक बिंदुओं की संख्या कितनी हो गई? 4। यानी आप कह सकते हो कि जो फलक केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका होती है उसमें अवयवी परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कैसे होती है एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे। फलक केंद्रीय जो घनी एकक कोष्ठिका होती है इसके प्रत्येक कोनों पर क्रिस्टल जालक विद्यमान होता है, यानी अवयवी परमाणु विद्यमान होता है, और इसके साथ साथ 6 फलक के मध्य में भी अवयवी परमाणु विद्यमान होता है। तो 8 कोनों पे जो विद्यमान था, तो कोनों वाला, तो कोनों का 1/8 अंश होता है, तो 8 गुणे 1/8 हमने कर दिया, और जो फलक के बीच पाए जाते हैं उनका जो भाग होता है वो 6 गुणे 1/2 हो गया। तो इस तरह से इसके द्वारा जो निकला वो 1 क्रिस्टल अवयव निकला, इसके द्वारा जो निकला वो 3 निकले, और 3 1 4, यानी फलक केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका में अवयवी परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई, है ना। तो आप लोगों ने देखा कि जो साधारण था, साधारण वाले में 1 हुआ। आपने देखा अंतः केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या 2 हो गई, और फलक केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई, है ना। तो इस चीज को जरूर अपने दिमाग में आप स्थान रखिएगा, क्योंकि जब आप घनत्व निकालेंगे तो वहां पे इसी फार्मूले का, इसी भाग का उपयोग होगा, ताकि आपको बार बार कैलकुलेशन ना करना पड़े। इतना तो दिमाग में होना चाहिए। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इस पे बनते हैं कि साधारण अधघनी एकक कोष्ठिका में अवयवी परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? आंसर दे दोगे 1 होती है। अंतः केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका में अवयवी परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। फलक केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर कितना है? 4 होती है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो घनी एकक सेल का विश्लेषण में जो दूसरी टॉपिक है वो हमारी है एकक कोष्ठिका में परमाणु त्रिज्या एवं कोर की लंबाई। तो परमाणु त्रिज्या को r से रिप्रेजेंट करेंगे हम, स्मॉल r से, और कोर की लंबाई को हम a से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि कोई एकल कोष्ठिका है, किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो साधारण हो, अंतः केंद्रीय हो या फलक केंद्रीय हो, कोई भी एकक कोष्ठिका हो, तो उसमें परमाणु की त्रिज्या यानी r की वैल्यू और कोर की लंबाई a की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। r की वैल्यू क्या हो गया कि जो क्रिस्टल जालक पाया जा रहा है उसकी त्रिज्या कैसे, क्रिस्टल जालक में जो अवयवी परमाणु पाया जा रहा है उसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे। तो कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी घनी एकक स्काई सेल है, तो उसके कोर की लंबाई a क्या होगी। तो इन सब चीजों के बारे में हमें नॉलेज रखना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग नॉलेज रखेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहला जो हमारा है जिसको हम कहते हैं साधारण या अधघनी एकल कोष्ठिका के बारे में। तो पहला मैंने नोट किया साधारण या अधघनी एकल कोष्ठिका के बारे में। ठीक है ना। आप सभी लोगों ने भी इसको बनाया था जब आप लोगों ने अवयवी परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी थी, तो इसकी संरचना को आप लोगों ने बनाया था। कैसी संरचना थी एक बार हम पुनः ड्रॉ कर लेंगे ताकि समझ में आती रहे हम लोगों को। बिना चित्र के समझ में आ जाना मुश्किल है। तो इस प्रकार से चित्र था। और साधारण है तो साधारण का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक कोनों पर। साधारण का क्या मतलब हुआ? प्रत्येक कोनों पर। ठीक है ना। तो आप लोगों को मैंने वो एनिमेशंस वाले वीडियो में भी दिखाया था कि इनकी जो संरचना होती है वो एक्चुअली इस तरह से नहीं होती कि इन दोनों के बीच में इतना स्पेस होता है। ये स्पेस कैसा होता है देखेंगे हम। किसी एक फलक की संरचना यहां आपके सामने बनाने जा रहे हैं, इसी सामने वाली फलक की, यानी इस ये जो 4 बिंदु हैं, 1 बिंदु 2 3 4, इस 4 बिंदु को हम यहां बनाने जा रहे हैं। कैसे है हम आपको बताते हैं। ये चारों संरचनाएं एक जैसी हैं, मतलब चारों अवयवी परमाणु की साइज एक जैसी है। तो कुछ इस तरह से होती है। सभी के केंद्र को मैंने मिलाया है, इसके केंद्र से इसको, इसके केंद्र से इसको, इसके केंद्र से इसको मिला दिया। अब क्या हुआ, ये जो होती है, अगर आप सभी लोग जान रहे हो कि ये अधघनी एकक कोष्ठिका है। तो घन का मतलब क्या होता है? घन की जितनी सारी भुजाएं होती हैं, लंबाई हुई, चौड़ाई हुई, ऊंचाई हुई, उसी को हम कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं।
तो यहां पे अगर इसकी बात, इसके कोर की बात करते हो, तो ये जो यहां से इसके केंद्र की जो की लंबाई है, इसी को हम कोर कहेंगे। और उस कोर को हमने डिनोटेट कर दिया ए से। अभी मैंने कहा ना कि आर को हम किससे डिनोटेट करेंगे? त्रिज्या से, है ना, और इसको कोर से। हमने आर को डिनोटेट किया त्रिज्या से और ए को कोर से। तो यहां से जो यहां की बात हुई, इसके केंद्रक से इसके केंद्रक की जो बात हुई, वो घन के कोर की लंबाई है, जिसको हमने प्रदर्शित किया ए से। अब देखो, इसके केंद्र से यहां की दूरी आर है, इसके केंद्र से यहां की दूरी क्या है? आर है। तो ए बराबर 2r हुआ कि नहीं? देखो ना भाई, ये सभी क्रिस्टल जालक हैं, क्रिस्टल जालक का अवयवी परमाणु है। तो अवयवी परमाणु के केंद्र से इसके केंद्र को जब हम मिलाते हैं, तो यहां से यहां की संरचना प्रदर्शित होती है। तो मैंने कहा क्या कि अगर इसके केंद्र से इसके केंद्र को मिलाते हैं, तो यहां से यहां की संरचना प्रदर्शित होती है, यहां से यहां की। तो ये तो कोर की लंबाई हुई ना, यानी ए हुई। और ए किसके बराबर है? 2 त्रिज्या के बराबर है, यानी इस परमाणु की जो त्रिज्या और इस परमाणु की त्रिज्या। तो एक परमाणु की त्रिज्या ये और एक परमाणु की त्रिज्या ये, यानी ए बराबर क्या हो गया? 2r हो गया। तो कोर की लंबाई हो गई। आपने क्या देखा कि कोर की लंबाई 2 परमाणु की त्रिज्या के समान होती है। किसमें? साधारण या अधघनीय एकक कोष्ठिका में। अगर हम r को निकालते हैं, r की वैल्यू निकालते हैं, तो 2 को, ये 2 है, उसको हम दूसरी पक्ष में भेज देते हैं, तो r बराबर क्या हो जाता है? तो r बराबर हो जाता है a/2, यानी कोर बटे कितना? 2, कोर बटे 2, है ना। और ये कोर बराबर क्या होगा? 2, इसको हिंदी में लिखोगे तो लिखोगे 2 गुणे परमाणु त्रिज्या, 2 गुणे परमाणु त्रिज्या। तो आप कह सकते हो साधारण या अधघनीय एकक कोष्ठिका में जो घनी एकक कोष्ठिका का जो कोर होता है, वो 2 परमाणु की त्रिज्या के समान होता है, 2 परमाणुओं की त्रिज्या के बराबर होता है, यानी 2 गुणे परमाणु त्रिज्या। और जो परमाणु त्रिज्या की वैल्यू होती है, वो कोर के आधे होती है, यानी कोर बटा 2 होती है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम साधारण या अधघनी एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई का कैलकुलेशंस कर सकते हैं आसानी से, कि क्या होगी। अगर एक दिया रहेगा तो दूसरे की वैल्यू निकाल देंगे, अगर कोर दिया है तो त्रिज्या की, अगर त्रिज्या दिया है तो आसानी के साथ हम कोर की वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरी प्रकार की जो होती है हमारी, जिसको हम कहते हैं अंतः केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका। तो अंतः केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका का क्या होता है? तो सबसे पहले इसकी संरचना को हम ड्रॉ करते हैं। जब तक आप संरचना नहीं बनाओगे, तब तक आपके समझ में आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें केवल इमेजिन करोगे। जब तक इमेजिन करोगे नहीं, जब तक आप अपने दिमाग में इस चीज का इमेजिन करोगे नहीं, तब तक आप ये समझो कि हम मेरे समझ में इजीली आ जाएगा, तो इट इज इम्पॉसिबल। इमेजिन करना सीखो, है ना। जैसे आपको अभी से सोच लो, हाँ हम कॉलेज गए हैं, कॉलेज खुल गया है, सारे लोग, सारे बच्चे आए हुए हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं, सारे मेरे टीचर्स आए हुए हैं। तो आप जब बनाओगे तो पुरानी चीजें आपको धीरे धीरे रिमेंबर हो जाएंगी। तो ऐसे ही इमेज बनाओ कि हाँ ये ठोस होता है। किसी घन की बात की जाए तो किसी अपने घर में जो कोई ऐसा रूम होगा जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होगी, उसकी कल्पना करो कि अच्छा हाँ ऐसा हो सकता है ना। तो इन सब चीजों को कल्पना करोगे। सोचो उस अपने कमरे को एक एकल कोष्ठिका सोचो। तो ऐसे सोचोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये ऐसे हो सकता है। बड़ा सा एक घन बनाओ, उसके प्रत्येक कोने पे आपको फुटबॉल जैसा कुछ कल्पना करो। तो इस तरह से सोचोगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए अगला हम लोग चलते हैं, अंतः केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका। तो अंतः केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका में क्या होता है कि प्रत्येक कोनों पर एक एक क्रिस्टल जालक होता है। जितने सारे कोने होंगे वहां पे एक एक क्रिस्टल जालक होगा। और इसके बाद क्या होगा? ठीक बीचों बीच एक होगा। तो
तो इसकी अगर हम यहां पे संरचना बनाएंगे तो आपको एनिमेशंस में हमने बताया था ना, एनिमेशंस में हमने आपको दिखाया था कि कैसे होगा। तो उन चीजों को जब आप देखोगे एनिमेशन वाले में, आप रिमेंबर करोगे, ध्यान देना, इस वीडियो को देखने के पहले एक बार एनिमेशंस वाला जरूर देख लेना, है ना। और जब एनिमेशंस वाला देखोगे तो आपके ध्यान में रहेगा। तो यहां पे अगर इसकी संरचना को हम बनाते हैं, इसके कंजुगेशन पॉइंट को देखते हैं, तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से मिलती है। कैसे मिलती है देखिए, यानी प्रत्येक कोने पर आपने देखा ना, यहां से यहां, यहां से यहां, तो इसके अंदर वाले जो प्रमाण होते हैं ये इससे और ये इससे, ये इससे और ये इससे, देख रहे हैं ना। इसको मैं बड़ा करने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। ये इस तरह से मान लो हो, ये इस तरह से हो, ठीक है, और ये देख रहे हैं ना, ये इस तरह से हो, इस तरह से। तो अब देखो इन सभी के एक दूसरे से टच कर रहे हैं कि नहीं, यहां मैं क्लियरली बना दे रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। क्या होते हैं ये, कुछ इस तरह की संरचना है, आप देखिएगा, है ना। तो यहां से क्या होता है कि ये एक परमाणु होता है, ठीक है ना, दूसरा परमाणु यहां होता है, और तीसरा परमाणु जो होता है वो यहां होता है, यानी इसका जो सेंटर होता है यहां होता है, इसके साथ कॉन्जुगेशंस होता है। तो इन तीनों की सेंटर एक दूसरे से मिले होते हैं। यानी आप कल्पना करो कि जिस रूम में आप बैठे हो, ठीक अपोजिट डायरेक्शन के दो कोने, यानी फर्श का और छत का, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन, देख रहे हो ना। यानी आप छत के, ये कल्पना करो, छत का जो पूरब और दक्षिण वाला कोना है, कौन सा कोना, पूरब और दक्षिण वाला कोना है, वहां एक जालक बिंदु है बड़ा सा। फिर कल्पना करो आप फर्श पे, फर्श के बारे में सोचो कि जो उत्तर और पश्चिम वाला कोना है, फर्श के, छत के नहीं, फर्श के कौन सा कोना, उत्तर और दक्षिण वाला कोना, इस पे कोई बड़ा जालक बिंदु है। इन दोनों से, यानी जो पूरब और दक्षिण वाला छत वाला कोना है, और जो फर्श वाला कौन सा कोना है, उत्तर और दक्षिण वाला कोना है, इन दोनों में बड़ा बड़ा जालक बिंदु है। और उसी की तरह ठीक इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है इसके बीच में है बड़ा सा जालक बिंदु, है ना। तो इस तरह की कल्पना करोगे तो आपको ये जो संरचना है, ये संरचना समझ में आएगी। यानी इसकी संरचना कुछ वैसे ही है। एक बहुत पहले हम लोग जब पढ़ा करते थे तो एक मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा सा फार्मूला होता है, उस फार्मूले को मैं यहां लाया हूं, क्योंकि बहुत सारी किताबों में अलग अलग फार्मूले दिए हैं, लेकिन मैं उस फार्मूले को यहां पे लाया हूं, आप लोगों के बीच में लाया हूं, ठीक है ना। तो उसी फार्मूले से मैं इसका कैलकुलेशंस करने वाला हूं। आपके बुक में कोई दूसरा फार्मूला मिलेगा, लेकिन मैं अपने वो पुराने फार्मूले का ऐसे में बैठा हुआ था, मुझे रिमेंबर हुआ, मैंने उसको यहां पे लगा दिया। अब देखो क्या होता है। तो जैसे मैं आपको बता दूं क्वेश्चंस क्या होता था हम लोगों के समय में। क्वेश्चन ये होते थे कि ऐसे कोई एक बॉक्स दे दिया जाता था, कह दिया जाता था कि 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा कोई बॉक्स है, इसमें सबसे बड़ा क्षण कितने मीटर का रखा जाएगा, है ना। तो सबसे बड़ा क्षण क्या होता है भाई, सबसे बड़ा क्षण का मतलब क्या होगा कि सबसे अधिक लंबाई वाला क्षण कितना रखा दिया उस रूम में जा सकता है या उस बॉक्स में जा सकता है। तो सबसे बड़ी लंबाई क्या मिलेगी जब हम छत के एक कोने से फर्श के उसके ठीक अपोजिट कोने पर डालेंगे, है ना। अभी मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, हमने एक माचिस का बॉक्स लेके आया, ठीक है ना। कुछ संरचना एक एक सेल की, इसकी एक एक सेल मान लो, चूंकि ये तो घन तो है नहीं, लेकिन इसका अगर ये लंबाई और ये चौड़ाई और ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती तो इसको हम घन मान सकते थे। लेकिन कल्पना कर लो इस पे भी वो जो मैंने क्वेश्चंस बोला वो सटीक बैठ जाएगा। देखो ये बॉक्स है, मान लो बॉक्स में क्या होगा, आप देख रहे हो सबसे लंबा छड़ डालने की बात हो रही है। तो लंबा छड़ क्या ऐसे भी डाल सकते हो, अगर कोई छड़ होगा तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा छड़ अगर डाल सकते हो तो दूसरा छड़ ऐसे पड़ सकता है ना। लेकिन ये तो बड़ा हो गया ना, इससे बड़ा, तो ये तो छोटा छड़ हो गया, ये क्या हुआ इससे बड़ा हो गया,
है ना। लेकिन बात किसकी हुई थी, बात सबसे बड़ी क्षण की हुई थी। तो सबसे बड़े क्षण को डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोने का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा, कोने का सहारा। यानी देख रहे हैं ना, एक फर्श के एक कोना और दूसरा किस कोने पे है, छत के कोने से, यानी बॉक्स का जो ढक्कन होगा उसका कोना। देख रहे हैं ना, अपोजिट डायरेक्शन वाला। तो इसी तरह की इस अंतः केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका में इस तरह का, यानी आप कह सकते हो कि एक जालक बिंदु कहां हो, एक जालक बिंदु का जो केंद्र हो ये कोना हो, ठीक है ना। और दूसरे जालक बिंदु का केंद्र क्या हो, ये कोना हो। एक जालक बिंदु का कोना वो एकदम फर्श वाला कोना, और एक जालक बिंदु का कोना ये रूफ वाला कोना, और एक जालक बिंदु जो हो वो यहां पे हो, जिसका केंद्र यहां पे क्या हो, इस ठीक इसके बीच में हो, कि जिसका जो व्यास है, या जिसका परिधि कह सकते हो, जिसकी परिधि दोनों जालक बिंदुओं को छू रहा हो, जिसका परिधि क्या हो, दोनों जालक बिंदुओं को छू रहा हो। देख रहे हैं ना, एक ये रूफ वाला हो गया, एक बीच वाला हो गया, और एक क्या हुआ, फर्श वाला हो गया। तो ये सबकी परिधि एक दूसरे को छू रही है कि नहीं, तो ऐसी ही व्यवस्था हो, है ना। तो इस फॉर्मूले को सबसे बड़े क्षण का कैलकुलेशंस करने के लिए दिखा गया क्या, जिसको हम कह सकते हैं अंतः विकर्ण कहते हैं उसको, घन का अंतः विकर्ण। तो घन के अंतः विकर्ण का मतलब फार्मूला क्या होता है, देखिए, एक कोर का घन धन दूसरे कोर का घन धन तीसरे कोर का, क्या होता है, एक कोर का वर्ग धन दूसरे कोर का वर्ग धन तीसरे कोर का। क्योंकि इसके सभी कोर की लंबाई एक जैसी होती है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर हो गया कि नहीं, हो गया। अब देखिए इसकी लंबाई किसके बराबर है, देखिए एक यहां से यहां की त्रिज्या एक त्रिज्या, एक यहां से यहां की त्रिज्या दो त्रिज्या, और ये परमाणु का एक पूरा का पूरा व्यास हो गया जो दो त्रिज्या के बराबर है ना। तो एक त्रिज्या ये, यहां की एक त्रिज्या, यहां की कितनी त्रिज्या, दो त्रिज्या, और यहां की एक त्रिज्या, तो सब मिला के कितनी त्रिज्या हुई, एक और दो यहां की तीन, और एक यहां की चार, यानी इसको हम कह सकते हैं 4r कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं। तो ये 4r यहां पे भी हो गया, ठीक है ना। a स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4r इज इक्वल टू, देखना है ना, 4r इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी √3a। a की वैल्यू निकल गई, तो a इक्वल टू क्या हो गया, ये तो कोर की लंबाई हो गई, तो कोर की लंबाई हो गई 4r अपॉन √3, हुई कि नहीं, भाई कोर की लंबाई क्या हो गई, आपने यहां फार्मूला रखा कि अंतः घन के अंतः विकर्ण, तो अंतः विकर्ण क्या हो गया, 4r इक्वल टू प्रत्येक कोरों के लंबाई का वर्ग, तो लंबाई का वर्ग 1 2 3 बार हुआ, 3 टाइम्स हो गया, a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर रूट से बाहर हो गया, तो क्या हुआ 4r इक्वल टू √3 a की वैल्यू हमने यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपने देखा, यहां पे अगर त्रिज्या की वैल्यू निकालोगे तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a अपॉन 4, तो यहां त्रिज्या की वैल्यू निकल गई, और ये किसकी वैल्यू निकल गई, कोर की, ये कोर की वैल्यू और ये त्रिज्या की वैल्यू, ठीक है ना। चलिए आगे की चलते हैं। अगला है फलक केंद्रीय घनी एकल कोष्ठिका। फलक केंद्रीय घनी एकल कोष्ठिका के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, देखिए
प्रत्येक कोनों पे पाया जाएगा, प्रत्येक कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के बीच में, यानी एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक पीछे वाली फलक के ठीक बीच में होगा, एक आगे वाली फलक के ठीक बीच में होगा, एक नीचे वाली फलक के ठीक बीच में होगा। तो किसी एक फलक को अगर निकालते हैं तो इसकी संरचना कुछ हमें इस तरह से मिलती है। यानी एक अगर हम किसी फलक में मिलाते हैं तो ये मान लो एक फलक हो, एक फलक के ठीक बीचों बीच एक क्रिस्टल जालक, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। अब सबके केंद्र से ये मान लो केंद्र से मिला हुआ है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, एक संरचना बना लेते हैं ऐसे बीच से, ठीक है ना। अब यहां पे आप रूल्स लगा लो पाइथागोरस प्रमेय की। इसका रूल्स लगा लो पाइथागोरस प्रमेय की। तो पाइथागोरस, अब मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखो ए मैंने यहां लिख दिया बी और यहां लिख दिया सी, यहां लिख दिया ए, यहां लिख दिया बी, यहां लिख दिया सी। तो ए सी आप लिखोगे, ए सी इक्वल टू क्या होगा, है ना। ए सी इक्वल टू क्या होगा, आप रूट निकालो, ए सी का रूट होंगे किसके, ए सी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। अब देखो इसकी वैल्यू को आप क्या कह सकते हो, ए कहते हो ना, यानी एक कोई भी फलक केंद्रीय घन एकल कोष्ठिका का कोई भी एक भुजा की लंबाई कोर की लंबाई होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोर की लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, ए की, यानी ये क्या है, ए है, ये भी क्या है, ए है, यानी ये ए है, ये ए है। तो ये क्या हो गया, यहां पे ए स्क्वायर हो गया प्लस ए स्क्वायर हो गया। एसी की बात करें, एसी में देखो एक यहां से यहां एक त्रिज्या हो गई, ये इसका केंद्र यहां पे है तो ये दूसरी त्रिज्या है, तीसरी त्रिज्या, और यहां से यहां तक चौथी त्रिज्या, तो हो गया 4r। फिर से मैं बता दूं, यहां पे इसके केंद्र से इसकी परिधि की दूरी एक त्रिज्या, यहां परिधि से केंद्र की दूरी दूसरी त्रिज्या, यहां केंद्र से परिधि की दूरी तीसरी त्रिज्या, है ना, और यहां परिधि से केंद्र की दूरी चौथी त्रिज्या हो गई, ठीक है ना। तो 4r इक्वल टू क्या हुआ, 4r बराबर क्या हो गया, रूट में 2a स्क्वायर, ठीक है ना। आर को पक्षांतर कर दो तो आर बराबर क्या है, तो त्रिज्या की, ये देखो यहां त्रिज्या की वैल्यू मिल गई। तो त्रिज्या बराबर क्या हो गया, देखो यहां √2 कर दो, ए को बाहर निकाल दो, अपॉन 4 कर लो, है ना। ए की वैल्यू निकालनी हो, यानी कोर की लंबाई अगर निकालनी हो, कोर ए बराबर क्या करना हो, तो ए की वैल्यू निकालनी हो तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए को यहां छोड़ दो, बाकी को पक्षांतर कर लो, ए को यहां आप ड्रॉप कर दो, बाकी को क्या करोगे, पक्षांतर कर लो, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ए की वैल्यू सभी लोग निकाल के हमको बताइएगा, है ना। ए की वैल्यू हम साइलेंट रखते हैं, वो आप लोगों के लिए काम रहेगा, आप ए की वैल्यू हमें निकाल के जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो ये रहे आपके घन के कुछ गुण। इसके बाद भी वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाता है, तो अगले वीडियो में हम आपको 2-3 विश्लेषण और बताते हैं। जैसे हम आपको बताएंगे उत्सय संयोजी संख्या के बारे में, अगले वीडियो में हम बताएंगे, और अगले ही वीडियो में हम आपको क्रिस्टल के घनत्व के बारे में बताएंगे। तो ये 2 टॉपिक हमारे अगले वीडियो के लिए, है ना। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।